नमस्कार दोस्तों, मैं सहदेव सक्सेना आपका जीएस मेंटर आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। कल साथियों कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण पूरी क्लास नहीं हो पाई थी, बीच में ही कट हो गई थी। तो आज हम वहीं से लेके चलेंगे जहां हमने कल बायोलॉजी का छोड़ा था, यानी कि मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। मेथड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में कल हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसी के बारे में हम आज जारी रखते हैं। तो चलिए समझते हैं मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के तरीके। कल हमने पूरी तरीके से नहीं जान पाया था कि मेथड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या पोषण के तरीके होते हैं, तो वो सब आज हम लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, पौधों में किस प्रकार होता है और एनिमल में किस प्रकार होता है, प्लांट में कैसे होता है, यानी कि पौधों में कैसे होता है, और एनिमल्स में कैसे होता है, ये हम चर्चा करेंगे। प्लांट्स क्या होते हैं, ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ यानी कि स्वपोषी होते हैं। ऑटोट्रॉफ में जो ऑटो है, ऑटोट्रॉफ में जो वर्ड ऑटो है, ऑटो का मतलब ही सेल्फ होता है। सेल्फ यानी कि स्वयं। ये प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं रहते। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, किसी से इन्हें मांगने की जरूरत नहीं होती है। अपना खाना ये खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एनिमल्स ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ट्रॉफ होते हैं, यानी कि ये परपोषी होते हैं, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते। हेटेरो का मतलब ही इसमें आदर्श होता है, यानी कि अन्य। एनिमल्स हेटेरोट्रॉफी होते हैं, परपोषी होते हैं, ये अपना भोजन खुद नहीं ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है ना साथियों, ये प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस नहीं करते। ये फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने समझा होगा, अच्छे से नोट कीजिए।
चलिए, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के तरीके। प्लांट में पोषण कैसे होता है, कैसे ये न्यूट्रिशन कर लेते हैं, इनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं, स्वपोषी होते हैं। ऑटो का मतलब ही आपका सेल्फ होता है, यानी कि स्वयं होता है। ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते। और इनका जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसी प्रकार जो एनिमल है, एनिमल को हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है, यानी कि परपोषी कहा जाता है। हेटेरो का मतलब ही आदर्श होता है, हेटेरो में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, जिसका मतलब अन्न होता है। ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो आइए बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। क्या होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कैसे प्रकाश संश्लेषण काम करता है, इसके बारे में हम जानते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है फोटोसिंथेसिस, कैसे पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, कैसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो देखिए, पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस पौधे में कहां होता है, किस जगह होता है। आप लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस कहां होता है, किस जगह होता है। तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहां होता है, पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण कहां होता है, पत्तियों में, यानी कि लीव्स में होता है। कहां होता है फोटोसिंथेसिस, लीव्स में होता है, पत्तियों में होता है। सवाल बनता है सर पत्तियों में कहां होता है, किस जगह फोटोसिंथेसिस होता है। तो पत्तियों में भी कहां होता है, क्लोरोफिल में होता है। कहां होता है, क्लोरोफिल, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्णहरित। फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं, यानी कि पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दूसरा सवाल निकल के आता है सर फोटोसिंथेसिस तो ठीक है, प्रकाश पौधों में फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है, बट पौधों में फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता कहां है। तो पौधों में ये फोटोसिंथेसिस कहां होता है, पत्तियों में होता है। दूसरा सवाल आता है सर पत्तियों में होता है, पत्तियों में भी कहां होता है, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित में। एग्जाम में सवाल बनता है कि क्लोरोफिल की खोज किसने की थी, कई बार सवाल पूछा गया है। तो क्लोरोफिल की खोज किसने की थी, सिम्फर ने। क्लोरोफिल की खोज किसने की, खोज सिम्फर ने। किसने की थी क्लोरोफिल की खोज, सिम्फर ने। पर्णहरित की खोज किसने की, सिम्फर ने। क्लोरोफिल यानी कि फोटोसिंथेसिस कहां होता है, यह सवाल बनता है, पौधों में होता है। पौधों में कहां होता है, पत्तियों में होता है। पत्तियों में भी कहां होता है, ये क्लोरोफिल में होता है। दूसरा सवाल बनता है क्लोरोफिल की सर खोज किसने की, तो क्लोरोफिल की खोज जो की है वो सिम्फर ने की है। ठीक है ना, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है क्लोरोफिल की खोज यानी कि पर्णहरित की खोज किसने की है, सिम्फर ने की है, नोट कीजिए। इसमें एक और सवाल बनता है
पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का जो रंग हरा होता है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? आप लोगों के मन में सवाल उठता है, सर हमने पत्तियां देखी हैं, पत्तियां हरी होती हैं, पत्तियों में ही क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में ही फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है, बट पत्तियों का रंग हरा होता है, किस कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग मैग्नीशियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? मैग्नीशियम के कारण होता है। नोट कीजिए, पूरी शिद्दत के साथ डेली 1 बाय 1 हर दिन आपको इसे सुबह शाम रिवीजन करना है, ठीक है ना। जिस तरीके से सांस छोड़ने के बाद सांस लेना अति महत्वपूर्ण हो जाता है, जितनी इच्छा हमारी सांस छोड़ने के बाद सांस लेने की होती है, तीव्र इच्छा, इतनी ही इच्छा हमारी पढ़ने की होनी चाहिए। तभी हम लोग एग्जाम की कुबड़ी में छेद कर सकते हैं और लाखों की भीड़ में से अपना सिलेक्शन छीन सकते हैं, ठीक है ना साथियों। नोट कीजिए। चलिए, ये तो हो गया आपका फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, सर हम फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया, फोटोसिंथेसिस समझ में भी आ गया, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। पत्तियों में होता है, पौधों की पत्तियों में होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल में खोज किसने की? सिम्पर ने की थी। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? मैग्नीशियम के कारण होता है। अब हमें जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, हमें प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं और हमारे अंदर एक ग्लूकोज जो ऊर्जा हमें मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है, उसका निर्माण कैसे होता है, कैसे बनता है, तो समझिए। जिस प्रकार हमें मैगी, सुना है आपने मैगी? तो आप लोग खाते होंगे घर में, जब भी आपको भूख लगती होती है, मम्मी कहती है बेटा हमें आराम कर लो, आप लोग क्या करो, मैगी बना के खा लो, क्योंकि वो 5 मिनट में तैयार हो जाती है। जिस प्रकार हमें मैगी बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? नूडल्स की। किसकी? नूडल्स की। नूडल्स के साथ साथ किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर एंड स्पाइसेस। वाटर एंड स्पाइसेस यानी कि मसाले, पानी और मसाले, ये सब चीज हम पास अवेलेबल होता है, हम खरीद भी लेते हैं, नूडल्स भी खरीद लेते हैं, वाटर एंड स्पाइसेस भी हमारे पास, यानी मसाले भी हमारे पास होते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए इसे पकाने के लिए? हीट। क्या चाहिए? हीट। इसी प्रकार हमें ग्लूकोज लेने के लिए, ग्लूकोज से तो हमें ऊर्जा मिलती है, तो ग्लूकोज का हम रासायनिक सूत्र क्या होता है, साथ के साथ नोट करना, C6H12O6। एग्जाम में पूछ लिया जाता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C6H12O6। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। जिस प्रकार मैगी बनाने के लिए हमें नूडल्स की जरूरत पड़ी, वाटर एंड स्पाइसेस की जरूरत पड़ी, C6H12O6। जिस प्रकार हमें मैगी बनाने के लिए नूडल्स, वाटर एंड स्पाइसेस और हीट की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार हमें ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है CO2। दूसरा जो हमें जरूरत पड़ती है वो है वाटर एंड मिनरल्स यानी कि पानी और खनिज, पानी और खनिज, ठीक है ना। जिस प्रकार नूडल्स यानी मैगी बनाने के लिए हीट की जरूरत पड़ी थी, उसी प्रकार ग्लूकोज बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सनलाइट की, सूर्य के प्रकाश की जरूरत हमें
पड़ती है। समझे ना? तो इसे नोट डाउन कीजिए। जिस प्रकार नूडल बनाने के लिए मैगी बनाने के लिए नूडल्स की जरूरत पड़ती है, उसके बाद वाटर एंड स्पाइसेस की जरूरत पड़ती है, उसके बाद हमें लास्ट में क्या जरूरत पड़ती है, उसे पकाने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार हमें हमारी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायर होती है। ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 की जरूरत होती है। उसे बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? CO2 होना चाहिए, वाटर एंड मिनरल्स होने चाहिए, और इसके साथ हमारे लिए क्या जरूरत चाहिए? सनलाइट की जरूरत पड़ती है। नोट कीजिए। चलिए कमेंट करके साथ के साथ बताना दोस्तों, आपको पढ़ाने का तरीका कैसा है, किस प्रकार का कंटेंट है और क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। लेकिन वनडे एग्जाम में मैं वादा करता हूं, कोई भी वनडे एग्जाम आप दोगे, आपका कोई भी क्वेश्चन जीएस से बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। बस शिद्दत से आप लोग मेरे साथ पढ़ते रहिए, ठीक है ना? अब बात करते हैं हमें ग्लूकोज के लिए C6H12O6 के लिए किस किस की जरूरत थी? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत थी, वाटर एंड मिनरल्स की जरूरत थी, और सनलाइट की जरूरत थी। अभी हम बात करते हैं CO2 के बारे में। CO2 प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स यानी कि पौधे स्टोमेटा के द्वारा, स्टोमेटा यानी कि रंध्र, प्लांट स्टोमेटा के द्वारा, प्लांट्स क्या करते हैं? स्टोमेटा के द्वारा, दिख रहा है ना? प्लांट्स स्टोमेटा के द्वारा CO2 को ऑब्जर्व करते हैं, यानी CO2 को अवशोषित ये सवाल एग्जाम में बनता है और कई बार पूछा भी गया है कि CO2 यानी कि प्लांट्स CO2 को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे उसे अवशोषित कर लेते हैं। कई बार ये सवाल एग्जाम में आया है। तो CO2 क्या होता है? प्लांट्स में एक स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा को हिंदी में हम रंध्र बोलते हैं। तो स्टोमेटा के द्वारा प्लांट CO2 को क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अब बात आती है कि सर स्टोमेटा क्या होता है, ये रंध्र क्या होता है? हमने तो कभी जाना नहीं है। तो चलिए बात करते हैं स्टोमेटा के बारे में। क्या होता है स्टोमेटा? तो स्टोमेटा यानी कि रंध्र, यानी कि रंध्र प्लांट के लीव्स में, प्लांट्स यानी कि पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। प्लांट्स स्टोमेटा क्या होता है? पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे छिद्र यानी छेदों को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। पत्ती होती है ना, आपने देखा है इस प्रकार से पत्ती होती है, जिसमें ऊपर इस प्रकार से छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये लीव्स है आपकी, यानी कि पत्ती, और ये छोटे छोटे छिद्र हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा यानी कि रंध्र बोलते हैं। नोट कीजिए, इमेज भी आपको ऐसे ही बनानी है ना, जिससे आपको याद रहे। याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। कैसे आपको याद कराना है, कब तक याद रखना है, जब तक आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में इसे ना बिठा दूं तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और आपका एग्जाम क्रैक कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बस यही आपको अपनाना है।
और अपने अंदर एक आग जला के रखनी है। पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। हमारे माता पिता कब से आस लगाए बैठे हैं कि मेरा बेटा किसी ना किसी दिन जॉब लगाएगा और मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। तो उनकी फिक्र को हमें फक्र में बदलना है दोस्तों। और आप अपना 100% दीजिए, पूरी शिद्दत के साथ मेरे साथ पढ़िए। आपका हर एग्जाम क्वालिफाई होगा, हर वन डे एग्जाम की खोपड़ी में आप छेद कर पाओगे। नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा साथियों। ग्लूकोज C6 यानी कि C6H12O6 में हमें CO2 की जरूरत थी, वाटर एंड मिनरल्स की जरूरत थी और सनलाइट की जरूरत थी। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों वाटर एंड मिनरल्स के बारे में। वाटर एंड मिनरल्स, पानी और खनिज। किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर बीच में वीडियो रुक जाती है साथियों तो घबराने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन आपका टाइम बर्बाद नहीं होने देंगे। आपका की समय बहुत कीमती है, इसका विशेष ध्यान रखिए। वाटर एंड मिनरल्स, ग्लूकोज के लिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, CO2 की जरूरत पड़ती है। उसके बाद किसकी जरूरत पड़ती है, वाटर एंड मिनरल की हमें जरूरत पड़ती है। जल एवं खनिज, जल और खनिज की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। इसे थोड़ा ऊपर लिख देता हूं क्योंकि फिगर बनाना है तो वो इसमें आएगा नहीं। मैं यहां लिख देता हूं वाटर एंड मिनरल्स। अगर हैंडराइटिंग ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके प्लीज बता दीजिएगा। जल एवं खनिज, ठीक है ना। कैसे जल एवं खनिज प्लांट्स अपने अंदर लेते हैं, कैसे उन्हें वाटर एंड मिनरल्स चाहिए, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं, ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार के CO2 को ऑब्जर्व करते हैं। कैसे करते हैं CO2 ऑब्जर्व, पत्तियों के द्वारा, है ना। पत्तियों में क्या होता है, स्टोमोटा के द्वारा वो CO2 को ऑब्जर्व कर लेते हैं। स्टोमेटा को हिंदी में रंध्र बोलते हैं। और स्टोमेटा क्या होता है, जो लीव्स में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पत्तियां उठा के देखना घर पे किसी भी पेड़ के, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। अब बात आती है जल एवं खनिज की। तो हमने देखा पेड़ होता है, इस तरीके से पेड़ होता है जिसकी काफी सारी जड़ निकली होती है। इस तरीके से ये ऐसे करके पेड़, ये हमारी रूट है पेड़ की। इस तरीके से पेड़ होता है, इस तरीके से रूट निकली होती है और हमारा इस तरीके से ऐसे ये, और इस तरीके से ऐसे पेड़ होता है। ये इस तरीके से सेम तो नहीं बनाऊंगा, पूरा तो जाती है। इस तरीके से एक पेड़ होगा, है ना। मैं आपको समझाता हूँ फिगर के माध्यम से। इस प्रकार से ऐसे पत्तियां भी होंगी इसको, ये इस तरीके से ऐसे कुछ फल भी होते हैं, ये इस तरीका से आपको फिगर भी बनाना है साथ के साथ समझने के लिए। और फिगर के माध्यम से क्या है, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में छप जाएगा, आप कभी भूलोगे। ऐसे ही फिगर आपको बनाना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा पेड़ बन गया। पेड़ यानी कि ट्री बन गया। हमें कैसे इसकी जरूरत पड़ती है ये हम आपको बताएंगे। ऐसे करके ये कुछ फूल बना दीजिए आप इसके। इस तरीके से एक पेड़ बन गया। पेड़ में हमें क्या क्या वाटर एंड मिनरल्स की जरूरत पड़ती है ये हम आपको बताएंगे। इसके अंदर एक छोटा सा ये जैसे कुछ करके ये जाता है, ये अब जैसा मैं बना रहा हूँ आप वैसा ही नोट कीजिए, ऐसे करके ये और ये ऐसे करके नोट कीजिए। सेम डिटो आपको ऐसा ही बनाना है। लीव्स के बारे में मैंने आपको बताया, स्टोमेटा के बारे में मैंने आपको बताया, बट वाटर एंड मिनरल्स कैसे लेते हैं पौधे ये मैं आपको बताता हूँ कैसे लेते हैं। ये जो होता है पौधे के जो हिस्सा होता है, ये वाला भाग जो होता है पौधे का, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम जाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइलम। ये जो वाला अंदर वाला हिस्सा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, जाइलम, यानी कि हिंदी बोलते से दाल।
और जो अंदर से ये जा रहा है ऊपर की तरफ पत्तियों और फलों की तरफ इसे जा रहा है ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं? केशकत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? केशकत्व। केशकत्व क्या होता है? जड़, जड़ अपना भोजन क्या करते हैं? जड़ अपना भोजन, जड़ खनिज, लवण और खनिज क्या करते हैं? ऑस्मोसिस यानी परासरण विधि से जड़ अपना भोजन लेते हैं। उस भोजन को, उस खनिज को, उस लवण को जाइलम क्या करता है? यहां से ले जाता है और पत्तियों तक जाइलम ले जाता है। जब पत्तियों तक ले जाता है जाइलम, उसके बाद में क्या होता है? ग्लूकोज बनता है, भोजन बनता है, C6H12O6 बनता है। उसे पौधे के हर हिस्से में पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम। ये फिगर आप बना लीजिए, मैं आपको बाद में समझाता हूँ टॉप पार्ट्स के बारे में। ठीक है ना? बना लीजिए, आशा करता हूं बना लिया होगा। ऐसे ही आपको सेम डिट्टो बनाना है, पीएचडी आपको हासिल नहीं करना है। आपको क्या करना है? पेपर की खोपड़ी में छेद करना है, सिलेक्शन छीनना है आपको लाखों बच्चों की भीड़ में से। आपको पीएचडी हासिल नहीं करना है, उन्हीं सवालों को हमें अपने अंदर, अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में बिठा के रखना है, जिससे हमें सिलेक्शन मिल सके। लाखों की भीड़ में से हम अपनी सिलेक्शन आसानी से छीन सकें। वो उस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। बहुत सारे बच्चे 18-18 घंटे, 20-20 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें एग्जाम ओरिएंटेड सटीक कंटेंट नहीं मिल पाता। बहुत सारी किताबों से पढ़ते हैं, बहुत सारी नोट्सों से पढ़ते हैं, लेकिन सटीक कंटेंट नहीं पढ़ पाता। कोई गाइडेंस, कोई मेंटर उन्हें प्रॉपर वे में रास्ता नहीं दिखा पाता, इसीलिए वो अपने सिलेक्शन से काफी दूर चले जाते हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, पिता की फिक्र को फक्र में नहीं बदल पाते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है साथियों, आपको मेरे साथ चलना है, मेरे साथ भी आपको मेहनत करना है। जैसे मैं पसीना बहा रहा हूं उस तरीके से ही आपको पसीना बहाना है। ठीक है ना? नोट कर लिया आपने? ठीक है, बात करते हैं रूट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने फिगर में रूट बनाया था, तो रूट के बारे में बात करते हैं। रूट यानी कि जड़। उससे पहले हम एक फिगर बना लीजिए। एक सीड्स होता है इस तरीके से, इस तरीके से एक सीड्स बना लीजिए। एक बीज का आकार बना लीजिए, मैं आपको बना के दिखाता हूँ किस तरीके से बनाना है। इस तरीके से आप एक बीज का आकार बना लीजिए। ये क्या है? आपका सीड्स है। क्या है आपका? सीड्स यानी कि बीज बोलते हैं इसे, हिंदी में क्या बोलते हैं? सीड यानी कि बीज। क्या बोलते हैं इसको? बीज बोलते हैं। इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है और ये आपका ऊपर वाला हिस्सा होता है। नीचे वाले हिस्से को हम रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिकल। क्या बोलते हैं नीचे वाले हिस्से को? रेडिकल। इससे हिंदी में बोलते हैं मूलांकुर। इससे क्या होता है? हमारा रूट का निर्माण होता है, जड़ का निर्माण होता है नीचे वाले हिस्से से। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लूमल। क्या बोलते हैं? प्लूमल, जिसे हम प्रांकुर बोलते हैं। इससे क्या होता है? स्टेम का निर्माण होता है। स्टेम यानी कि तना का निर्माण होता है। सेम डिट्टो ऐसे बना लीजिए। सीड्स होता है, सीड्स में नीचे का हिस्सा जो होता है उसे रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल से रूट का निर्माण होता है, रेडिकल को मूलांकुर बोलते हैं। ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे प्लूमल बोलते हैं। प्लूमल यानी प्रांकुर, उससे स्टेम यानी तने का निर्माण होता है। इससे एक सवाल बनता है आपका, स्टडी ऑफ सीड। स्टडी ऑफ सीड्स, बीजों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सीड्स को स्पर्मोलॉजी बोलते हैं। उसके साथ में, इसके साथ सवाल एक और बनता है, स्टडी ऑफ सॉइल।
जड़ की बात कर रहे हैं, जड़ कहाँ होता है? मिट्टी में होता है। इसीलिए सवाल आता है स्टडी ऑफ सॉइल। सॉइल मीन्स मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडालॉजी। क्या कहते हैं? पेडालॉजी। पेडोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ सॉइल्स को। दूसरा सवाल बनता है वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 5 दिसंबर। कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं, विश्व मृदा दिवस। नोट कीजिए। नोट करने के लिए साथियों में आपको समय देता हूं, साथ ही साथ नोट नहीं करना है आपको। नोट कीजिए, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए कई साल पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना? तो साथियों कहां बात कर रहे थे? रूट की बात कर रहे थे। क्या होता है रूट? रूट का काम क्या होता है? पौधे के अंदर रूट का काम क्या होता है? जड़ यानी कि रूट। ऑस्मोसिस विधि। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हिंदी में बोलते हैं परासरण। रूट यानी कि जड़, ऑस्मोसिस यानी परासरण विधि द्वारा क्या करती है रूट? ऑस्मोसिस यानी कि परासरण विधि के द्वारा रूट ऑस्मोसिस परासरण विधि द्वारा जल एवं खनिज को ग्रहण करती है या अवशोषित करती है। जड़ का क्या काम होता है? पेड़ के नीचे जमीन के अंदर जड़ होती है। जड़ का क्या काम होता है? वाटर एंड मिनरल्स को ग्रहण करना, ऑब्जर्व करना, अवशोषित करना। किसका काम होता है? जड़ का काम होता है। रूट का काम होता है। ये तो ठीक है कि सर रूट का काम होता है, लेकिन किस विधि के द्वारा ये काम करती है? तो उस विधि को कहते हैं ऑस्मोसिस विधि। क्या कहते हैं? परासरण विधि। परासरण विधि के द्वारा जड़ वाटर एंड मिनरल्स यानी कि जल और खनिज को ग्रहण करती है। उसके आगे उसका क्या काम होता है वो मैं आपको बताऊंगा, इसे नोट कीजिए। अभी हमने जाना कि जड़ ऑस्मोसिस विधि यानी कि परासरण विधि के द्वारा वाटर एंड मिनरल्स को अवशोषित कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। उससे आगे किसका काम होता है उसके बारे में हम जानेंगे। जाइलम। रूट का काम खत्म हो जाता है। जाइलम यानी कि दारू। रूट का काम खत्म हो जाता है, रूट छुट्टी पे चली जाती है। रूट का काम खत्म हो जाता है। रूट क्या करती है? वाटर और मिनरल्स को अवशोषित कर लेती है। फिर कहती है भैया मैं तो थक गई, अब मेरे बस का काम नहीं है, अब इस वाटर और मिनरल को मैं यहां से आगे नहीं ले जा पाऊंगी। अब जाइलम भैया आप ऐसा करो, आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। आप क्या करेंगे जाइलम भैया? जाइलम भैया बोले बताइए रूट में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई हेल्प यू? मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ठीक है ना? तो रूट उससे रिक्वेस्ट करती है कि जाइलम भैया आप ऐसा कीजिए, आप वाटर और मिनरल को ले जाइए और पत्तियों तक इन्हें पहुंचा दो। तो जाइलम क्या करता है कि ठीक है, जल एवं खनिज को यानी कि वाटर और मिनरल को, जल एवं खनिज को पत्तियों तक पहुंच जाता है। रूट अपना काम करके छोड़ देती है,
जमीन से वाटर एंड मिनरल्स ऑब्जर्व करती है, थक जाती है, उसकी कैपेसिटी उतनी ही थी, फिर कहती है जाइलम भैया आप जरा मेरी हेल्प कर दो और इस वाटर एंड मिनरल को आप यहाँ से आगे पहुंचा दो। तो जाइलम कहता है कि मेरी क्षमता तो पत्तियों तक पहुंचाने की है, मैं पत्तियों से आगे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ क्या करूंगा वाटर और मिनरल को पत्तियों तक पहुंचा दूंगा, उसके बाद आप जानो आपका काम जाने। ठीक है ना, नोट कीजिए। ये सॉरी यहाँ तरफ एक पॉइंट को लिख देना, जल एवं खनिज को जड़ से पत्तियों तक, जड़ एवं खनिज को जड़ से क्या करता है, पत्तियों तक पहुंचा देती है, जड़ अपना काम खत्म कर देती है, वो थक के बैठ जाती है। ठीक है, नोट कर लिया। ठीक, ठीक है, अभी हमने समझा जड़ यानी जाइलम यानी दारू का काम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। लेकिन पहुंचाने के लिए उसके पास कुछ तो होगा, कौन सी वो विधि है जिससे वो पहुंचाता है। तो जाइलम क्या करता है, जल एवं खनिज को जड़ तक पहुंचाता है। किस विधि से, कैपिलरी एक्शन के द्वारा, कैपिलरी एक्शन यानी कि केशकत्व। जाइलम कैपिलरी एक्शन यानी केशकत्व के द्वारा जल एवं खनिज को, जल एवं खनिज को पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है ना साथियों, नोट कीजिए। आशा करता हूं कि आप अच्छी तरीके से इसे समझे होंगे, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा और आशा करूंगा कि आगे फ्यूचर में भी इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊं और हर चीज, हर टॉपिक, हर पॉइंट आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में बिठा दूं, जिससे कि आप एग्जाम के खोपड़ी में छेद कर सके, लाखों बच्चों पर से एक सिलेक्शन आप छीन सकें। ठीक है ना, तो साथियों आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप जैसे साथी, आप जैसे मित्र, मेरे प्यारे मित्र, दोस्त सिलेक्शन से दूर ना हो और उन्हें बहुत सारा अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके और आप लोगों का प्यार भी मुझे मिल सके। ठीक है ना, तो इसी के साथ मैं सहदेव सक्सेना जीएस मेंटर आपसे वादा करता हूं आपके जहन में जीएस का हर क्वेश्चन उतार दूंगा। इसी के साथ नमस्ते साथियों, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।